नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ड्रग एक्टिंग ऑन एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को देखने वाले दोस्तों। इसका ये पार्ट फर्स्ट है। तो इस सीरीज़ को आपकी तरफ से जो प्यार मिला है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो हमने प्रण किया है कि इस सीरीज़ के चलते इस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को भी हम आसान लेवल तक लेके जाएंगे, तो उसे भी हम ज़रूर पूरा करेंगे। बस चाहिए आपकी तरफ से ढेर सारा प्यार। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो। क्या बोलता है? द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, दो सिस्टम है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो दे एग्जर्ट द फंक्शनली अपोजिट इन्फ्लुएंसेस ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। किसी भी पैरामीटर पे ये दोनों फंक्शनली एकदम अपोजिट परिणाम दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एक पैरामीटर है जो इसको एक्सेप्शन है, वो बताना है हमें। ऑप्शन में देखो दिया है हार्ट रेट, एट्रियल रिफ्रैक्टरी पीरियड, प्यूपिल डायमीटर या फिर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमें सही ऑप्शन बताना है। तो पहले तो समझ लीजिएगा, हमारे बॉडी में अगर कोई ऑर्गन होता है तो उसको दोनों इनर्वेशंस होते हैं। एक तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से भी आएगा और सिंपैथेटिक सिस्टम से भी आएगा। अगर कोई पैरामीटर उस ऑर्गन को इम्बैलेंस करता है, ठीक है, कोई पैरामीटर होगा, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन अगर उसे बढ़ाता होगा तो उसी पैरामीटर को सिंपैथेटिक सिस्टम कम करता है। या फिर अगर किसी पैरामीटर को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कम करता है तो उसी पैरामीटर को सिंपैथेटिक इनर्वेशन से बढ़ाया जाता है और इस ऑर्गन को इक्विलिब्रियम फेज में रखा जाता है, उसकी कोशिश की जाती है। दोस्तों, ये नेचुरल फिनोमेनन है। सिंपैथेटिक सिस्टम सभी को पता है, फाइट एंड फ्लाइट में ये बॉडी को मेंटेन करता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है डाइजेस्ट एंड रेस्ट के कंडीशन में ये काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बॉडी को बहुत खूब तरीके से नेचर ने एकदम स्टेबल रखने की कोशिश करी है इन दोनों सिस्टम्स की जरूरत माध्यम से। तो अब यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, तो ये डाइजेस्ट एंड रेस्ट की कंडीशन में हमारा बीपी लो रहता है ना, तो ये बीपी को, हार्ट रेट को कम करता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। उसी के विपरीत में सिंपैथेटिक अगर देखोगे तो हार्ट रेट को, जैसे हम फाइट और फ्लाइट करते हैं, भागते हैं या फिर किसी के साथ लड़ते हैं, तो हमारा हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट जो है वो बढ़ता है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक उसे कम कर रहा है, सिंपैथेटिक उसको बढ़ा रहा है। तो इसी तरीके से एकदम अपोजिट इन्फ्लुएंसेस होते हैं। तो यहाँ से ये जो है एट्रियल रिफ्रैक्टरी पीरियड है ना, जब हाइपर पोलराइज हो जाता है कोई सेल या आर्ट्रियम का, तो उसे एकदम नॉर्मल लेवल में आने तक का जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है ना, इसको ये दोनों सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक हो या फिर सिंपैथेटिक सिस्टम हो, इस एआरपी को, एट्रियल रिफ्रैक्टरी पीरियड को डिक्रीज ही करता है, चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो या फिर सिंपैथेटिक हो। दोनों केस में देखो, दोनों इसको डिक्रीज कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखो, एक्सेप्शन वाला जो पैरामीटर है वो ये है, एट्रियल रिफ्रैक्टरी पीरियड है ना, इसको हम टिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये प्यूपिल का डायमीटर जो है वो कोलिनर्जिक यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में छोटा हो जाता है, मायोसिस, और उसके विपरीत जो सिंपैथेटिक है उसमें वो आंखें ऐसी बढ़ती है। हम जब भी झगड़ा करते हैं ना, आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं, सामने वाले को डराने की कोशिश करते हैं। तो एकदम अपोजिट आपको दिखेगा, प्यूपिल डायमीटर डिक्रीज हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन की वजह से, और सिंपैथेटिक वजह से वो बढ़ रहा है। उसी तरीके से इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी देखो, ये डाइजेशन के लिए काम आती है, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है डाइजेशन के लिए काम करती है, तो इसमें बढ़ेगा, सिंपैथेटिक में ये डिक्रीज होगा दोस्तों। लेकिन ये जो है आर्ट्रियल रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये दोनों केस में डिक्रीज हो रहा है ना। तो याद रखिएगा इस एट्रियल रिफ्रैक्टरी पीरियड को। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, पूछा है ऑर्गन विच इज इनर्वेटेड ओनली बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स इज। देखो, ऐसा ऑर्गन बताना है जिसको सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन हो, है ना, वहाँ पे सिंपैथेटिक ना हो। जैसे हमने अभी बोला कि हर एक ऑर्गन को दोनों इनर्वेशन होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, और ये दोनों उस ऑर्गन को मेंटेन करने की कोशिश करें, एक बढ़ाएगा एक कम करेगा, तो ये मेंटेन करता है ना। तो ऐसा ऑर्गन बताना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ही इनर्वेशन हो। और ऐसे भी कुछ ऑर्गन होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक इनर्वेशन को ही देखा जाता है। तो इसे कौन सा यहाँ पे ऑर्गन है वो बताना है जिसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व का ही इनर्वेशन हो। तो ऑप्शन में देखो, इरिस मसल, सिलियरी मसल, स्वेट ग्लैंड या फिर स्प्लेनिक कैप्सूल। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, जिसमें सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का इनर्वेशन हो, तो ऐसा ये का जवाब होगा सिलियरी मसल। सिलियरी मसल में सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्व का ही इनर्वेशन होता है। देखो, इसको यहाँ पे ट्रिक्स के जरिए समझते हैं हम, पैरासिम्पैथेटिक में कौन से ऑर्गन आएंगे और सिंपैथेटिक में सिर्फ उनका ही इनर्वेशन हो, ऐसे कौन से ऑर्गन आएंगे। देखो, पैरासिम्पैथेटिक के लिए बात करेंगे। प्यारा, मुझे प्यारी लगती है गॉसिप करना। गॉसिप करना हर किसी को प्यारा लगता है ना।
तो पैरा के साथ में गॉसिप को लिंक करो। कैसे करोगे? जो भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो इनर्वेशन है वो कौन से ऑर्गन को होगा? सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक का। तो गॉसिप से देखो यहाँ पे गॉस है तो उससे गैस्ट्रिक ग्लैंड को याद रखिएगा, पी से आपने पैनक्रियाटिक ग्लैंड को याद रखना है, और यहाँ पे सी जो आ रहा है बीच में उससे सिलियरी मसल को याद रखना है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स एंड सिलियरी मसल जो है इसको सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ही इनर्वेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है सिंपैथेटिक सिस्टम का इनर्वेशन किसको होता है वो बताना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम का। तो यहाँ पे याद रखो शैम्पू है ना, शैम्पू लगा रही है बीवी, क्योंकि उसके बालों में क्या हुआ है? स्वेट आया है, बहुत सारा स्वेट आया है ना, गंदगी हो गई है, तो वो साफ करेगी, सुपर क्लीन करेगी वो है ना अपने बालों को शैम्पू लगा के। तो शैम्पू से याद रखना है सिंपैथेटिक सिस्टम, और बीवी से याद रखो ब्लड वेसल्स, और ये अपने बालों को जो पसीना आया है ना तो स्वेट एंड हेयर से याद रखो, और ये सुपर क्लीन याद रखो। सुपर क्लीन से हमें स्प्लीन को याद रखना है, हेयर से हेयर फॉलिकल, स्वेट से स्वेट ग्लैंड, और ब्लड वेसल्स को याद रखो ये बीवी से। ठीक है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम का ही इनर्वेशन दिया गया हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पूछता है द कोलिन एस्टर रेजिस्टेंस टू बोथ ट्रू एंड सूडो कोलिनेस्टरेज इज। देखो हमारे बॉडी में जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है इसके दो टाइप है, एक तो ट्रू होता है और एक सूडो होता है। ठीक है, इन दोनों के दोनों से भी जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है ऐसा कोलिनेस्टर हमें बताना है, ऐसा कोलिनेस्टर जो इसकी एक्टिविटी को रेजिस्ट कर जाए है ना, इसकी एक्टिविटी का कोई फर्क ना करे उस कोलिनेस्टर पर, ऐसा कोलिनेस्टर बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मिथाकोलिन, बेथैनकॉल, बेंजोइल कोलिन या फिर ब्यूटेरिल कोलिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये बेथैनकॉल। बेथैनकॉल ये दोनों कोलिनेस्टरेज जो है ट्रू एंड सूडो दोनों को रजिस्ट करता है ना, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता इन दोनों के एक्शन से। तो याद कैसे रखोगे? देखो ट्रू एंड सूडो, कॉल बोथ, दोनों को बुलाओ, कॉल बोथ, और दोनों को बिठा दिया। तो बिठा से बिथैनकॉल, कॉल बोथ, बिथैनकॉल को याद रखो, और ट्रू एंड सूडो दोनों को बिठा दिया, यानी इसको इसने रजिस्ट कर दिया है ना। बात करेंगे मिथाकोलिन की, तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है ट्रू कोलिनेस्टरेज से। ठीक है, ये ट्रू से हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। यहाँ पे रेजिस्टेंट की बात चल रही है, मैं रेजिस्टेंट की बात नहीं बोल रही, रेजिस्टेंट की बात करेंगे सूडो के लिए ये रेजिस्टेंस हो, लेकिन ट्रू से ये हो जाएगा हाइड्रोलाइज। ठीक है, और यहाँ पे बेंजोइल कोलिन और ब्यूटेरिल कोलिन जो है इस पे सूडो कोलिनेस्टरेज से ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सूडो आएगा और यहाँ पे भी सूडो आएगा। ठीक है, मैं प्लस साइन इसलिए लगा रहा हूँ ये क्योंकि ये इसको हाइड्रोलाइज कराता है। ठीक है, ना कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बोलेंगे तो यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे सूडो आएगा। ठीक है, और ये तो दोनों के लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। तो यहाँ पे याद रखो ये बी से होगा, बेंजोइल कोलिन, बी से ब्यूटिल कोलिन, तो ये बी वी छोड़ो करके याद रखो, बी वी छोड़ो। ये भी बिथैनकॉल है लेकिन उसका ट्रिक तो मैंने आपको बता दिया, ये दोनों के दोनों को रजिस्ट करता है, लेकिन ये बी वी जो है ये छोड़ों से हाइड्रोलाइज हो जाती है, छोड़ों से हाइड्रोलाइज हो जाती है, ये किसी से भी हाइड्रोलाइज नहीं होता है, और मिथाकोलिन जो है ट्रू से हाइड्रोलाइज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पूछा है टेट्रोडोटॉक्सिन ब्लॉक्स द नर्व इंपल्स जंक्शनल ट्रांसमिशन बाय। देखो टेट्रोडोटॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है कि ये इंपल्स को या फिर जंक्शनल ट्रांसमिशन को कैसे रोकता है, कैसे ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है इसका, या फिर डिप्लीटिंग एसिटिल कोलिन करेगा, या फिर ब्लॉकिंग सोडियम चैनल, या फिर ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल। ये किस मैकेनिज्म से काम करता है, ये कैसे नर्व इंपल्स को रोक देता है वो बताना है। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं नर्व इंपल्स कैसे आगे बढ़ती है। देखो सोडी है ना, सोडी मतलब क्या, यहाँ पे जैसे ही सोडियम हमारे सेल के भीतर आ जाता है तो हमारे सेल के भीतर का जो पोटेंशियल है वो निगेटिव होता है, तो वो बढ़ जाता है दोस्तों, वो बढ़ता है और डीपोलराइज हो जाता है। और डीपोलराइजेशन का मतलब क्या, इंपल्स आगे बढ़ रहा है। जैसे सोडियम अंदर आएगा डीपोलराइजेशन होगा, कैल्शियम अंदर आएगा तो डीपोलराइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे सोडी है। तो देखो ये सोडी को मैं अगर टेट्रा डॉट कर दूं, 4 डॉट कर दूं, 4 डॉट कर दूं, और इसके एंट्री को, इसके इन को मैं ब्लॉक कर दूं, टेट्रा डॉट करके इसके एंट्री को मैं ब्लॉक कर दूं, तो ये तो ब्लॉक हो जाएगा, इसका एंट्री ब्लॉक हो जाएगा। टेट्रा यानी 4 डॉट लगा दिए मैंने और इसको ब्लॉक कर दिया, तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करके काम करता है टेट्रा डॉट एक्स इन, उसका एंट्री जो है उसको ब्लॉक किया टेट्रा डॉट से। तो इसको याद रखो, टेट्राडोटॉक्सिन जो है ब्लॉकिंग सोडियम आयन चैनल से ही काम करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा दोस्तों। ऐसे याद रखो, टेट्राडोटॉक्सिन का मैकेनिज्म आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे पूछा है द को ट्रांसमीटर may serve
द फॉलोइंग फंक्शन, यहाँ से कौन सा फंक्शन जो है को ट्रांसमीटर से रिलेटेड है वो बताना है। तो आपको सबसे पहले तो को ट्रांसमीटर पता होने चाहिए, फिर आप उसके फंक्शन बता सकते हो। यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया है रेगुलेट द रिलीज ऑफ प्राइमरी ट्रांसमीटर फ्रॉम द नर्व एंडिंग। सेकंड ऑप्शन दिया अल्टर द पोस्ट जंक्शनल एक्शन ऑफ द प्राइमरी ट्रांसमीटर, या फिर इटसेल्फ एक्ट एज अल्टरनेटिव ट्रांसमीटर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो इस फेनोमेनन को थोड़ा समझते हैं को ट्रांसमीटर के। देखो यहाँ पे आपको ये गैंग्लियन दिख रहा है, ठीक है। एक ये प्री साइनेप्ट साइनेप्स है, ये साइनेप्स के वाला जो पहला है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। प्री साइनेप्टिक में जो वेसिकल है उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जैसे नॉरएड्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन, इनको हम प्राइमरी ट्रांसमीटर बोलेंगे। और इसके साथ में दूसरे वेसिकल में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको को ट्रांसमीटर बोला जाता है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, सब्सटेंस पी, एनकेफेलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, एनपी वाई फैक्टर, ऐसे जो होते हैं ना इनको को ट्रांसमीटर बोला जाता है, ठीक है। ये कभी कभी एक ही वेसिकल में दोनों भी होते हैं, जैसे नॉरएड्रेनालिन के साथ में एटीपी भी होता है। तो यहाँ पे हम देखो, ठीक है, ये जो वेसिकल है ये यहाँ से एक्सोसाइटोसिस से ये बाहर आता है, आगे के रिसेप्टर पर काम करता है और आगे एक्शन देता है, ठीक है। तो हमें यही बताना है ये प्राइमरी ट्रांसमीटर है, ये को ट्रांसमीटर, ये भी अपना यहाँ से एक्सोसाइटोसिस करके बाहर आता है, इसके अलग रिसेप्टर होंगे, यहाँ पे ये लिंक होकर के अपना एक्शन देता है, या फिर ये पीछे आकर के इसी पे जो फीडबैक रिसेप्टर होते हैं उस पर जाकर के ज्वाइंट होकर के इसका जो रिलीज है प्राइमरी ट्रांसमीटर उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन के साथ बताया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ठीक है। फिर से एक बार ऑप्शन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहला ऑप्शन हमें बोला था रेगुलेट द रिलीज ऑफ प्राइमरी ट्रांसमीटर फ्रॉम द नर्व एंडिंग, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, रेगुलेट द प्राइमरी ट्रांसमीटर का जो नर्व एंडिंग से ट्रांसमीटर को रिलीज करने का जो फंक्शन है ये रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से इधर जाके यहाँ रिसेप्टर के लग के इसका जो एक्सोसाइटस है उसको बढ़ा रहा है, इसको रेगुलेट कर रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया था आपको यहाँ पे बी ऑप्शन था अल्टर द पोस्ट जंक्शनल एक्शन ऑफ प्राइमरी ट्रांसमीटर। जो भी प्राइमरी ट्रांसमीटर का जो पोस्ट जंक्शनल, ये जंक्शन के बाद में का पोस्ट है ना, प्री मतलब पहला, बाद में का पोस्ट जंक्शनल का जो इसका एक्शन है प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर वो भी इसको चेंज करता है, अल्टर करता है, क्योंकि यहाँ पे लगेगा तो ये देखो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, ये इसको जाकर के अल्टर करेगा, इसका एक्शन को बदल देगा, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। और इटसेल्फ एक्ट एज एन अल्टरनेटिव ट्रांसमीटर, या तो फिर ये खुद ही रिसेप्टर को जाकर के अपना एक अलग ही एक्शन देता है, तो ये ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा, ए बी सी। ये यहाँ पे या तो न्यूरोट्रांसमीटर आगे रिसेप्टर को कनेक्ट होकर अपना एक्शन देगा, या फिर ये जो को ट्रांसमीटर है इसके एक्शन को बदल देगा यहाँ से, या फिर ये खुद अपना अलग अल्टरनेटिव ट्रांसमीटर के जैसे बिहेव करके ये अपना एक्शन देगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही है दोस्तों, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है को ट्रांसमीटर से रिलेटेड, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही करना है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल की जो लाइफ टाइम पीडीएफ मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए। और ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पर आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा और आपको आपके तैयारी में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी दोस्तों। आप चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है दोस्तों। आप बहुत ज़्यादा यहाँ से अपडेट रहने वाले हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। आप लोग को भी इसे कोशिश करिएगा कि आज ही ज्वाइन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछता है को ट्रांसमीटर विच इज मोस्ट प्रोबेबली इन्वॉल्व इन द मीडिएटिंग नॉन एड्रेनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक रिलैक्सेशन ऑफ गट। देखो ये हमें बताना है कि रिलैक्सेशन ऑफ गट में कौन सा को ट्रांसमीटर ज़्यादातर के इन्वॉल्व होता है, जबकि वहाँ पे एड्रेनालिन नहीं है, कोलिनर्जिक नहीं है, नॉन एड्रेनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक मीडिएटिंग ये जब इन्वॉल्व होते हैं, खास करके वहाँ पे कौन सा को ट्रांसमीटर काम करता है रिलैक्सेशन ऑफ गट के लिए। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पे एनपीवाई है, न्यूरोपेप्टाइड वाई, एडिनोसिन नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर कैलिडीन। तो ये सारे को ट्रांसमीटर से जो मोस्ट प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल है रिलैक्सेशन ऑफ गट के लिए वो होगा ये ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड दोस्तों। ये नो को याद रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। वो पूछता है द मेजर पोस्ट जंक्शनल कोलिनर्जिक रिसेप्टर इज ऑफ द मस्कैरेनिक टाइप एट द फॉलोइंग साइट। ऐसी साइट बताओ जहां पे पोस्ट जंक्शनल कोलिनर्जिक रिसेप्टर में मस्कैरेनिक टाइप के रिसेप्टर हो, ठीक है। तो पोस्ट जंक्शन तो हमने देखा, अभी जंक्शनल के बाद की बात चल रही है, उसके बाद में जो आ रहा है कोलिनर्जिक रिसेप्टर वो कौन सा होना चाहिए, मस्कैरेनिक। हमें पता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो तरीके के होते हैं, एक तो मस्कैरेनिक या तो निकोटेनिक। तो हमें मस्कैरेनिक होने वाला साइड बताना है
ऑप्शन में देखो क्या दिया है, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक दिया है, एड्रेनल मिड्यूला दिया है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया दिया है, या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एनएमजे दिया है। तो मैं आपको बोलूँ, देखो जो भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाला न्यूरॉन है वो निकलता है एसिटिल कोलिन लेकर के, और सबसे पहले खुलता है निकोटिनिक रिसेप्टर पे। आप यहाँ पे हर एक ऑप्शन में देखो निकोटिनिक रिसेप्टर आपको पहले दिखेगा, ठीक है, सबसे पहले तो निकोटिनिक ही आएगा। लेकिन ये जंक्शन के बाद की बात चल रही है, पोस्ट जंक्शन की बात चल रही है। जंक्शन के बाद में हमें मस्कारिनिक जहाँ आता है वो बताना है। तो अगर आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम देखोगे, कोलिनर्जिक सिस्टम देखोगे, तो असिटिल कोलिन, ये निकोटिनिक का जब रिसेप्टर आता है उसके आगे जब चलता है तो वहाँ पे ये मस्कारिनिक रिसेप्टर पर जाकर के हमें एक्शन देता है दोस्तों। तो यहाँ से ऑप्शन तो यही सही करना है, ए। नेक्स्ट बात करेंगे हम एड्रेनल मिड्यूला की। तो सभी को पता है ये जो सीएनएस से निकलने वाला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाला जो न्यूरॉन है वो डायरेक्टली एड्रेनल ग्लैंड पे जाकर के निकोटिनिक रिसेप्टर पर खुलता है दोस्तों, और वहाँ से फिर नॉरएड्रेनालिन को आगे रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप देखेंगे ये निकोटिनिक की बात चल रही है। नेक्स्ट है एटोनॉमिक गैंग्लिया। देखो ये गैंग्लिया कोई भी हो, चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो या फिर सिम्पैथेटिक का, पैरासिम्पैथेटिक यानी कोलिनर्जिक या सिम्पैथेटिक यानी एड्रेनर्जिक हो, उसमें ये जो खुलेगा ये निकोटिनिक एन टाइप के रिसेप्टर पर खुलता है दोस्तों, ठीक है। एटोनॉमिक गैंग्लिया जो है एन टाइप के रिसेप्टर पर खुलता है, तो यहाँ पे भी आपको मस्कारिनिक नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ एनएमजे मसल के लिए, जो स्केलेटल मसल हो गई या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होता है, यहाँ पे भी उसी तरीके से डायरेक्ट न्यूरॉन आकर के निकोटिनिक रिसेप्टर पर ही खुलता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे हम पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक की बात करेंगे, तो इसके मेजर जो रिसेप्टर है दोस्तों वो आगे अल्फा बीटा होते हैं, ठीक है। एड्रेनर्जिक के सभी को पता है, और कुछ है माइनर, कुछ कुछ चीज़ों में ये मस्कारिनिक पर भी खुलता है, ठीक है। तो ये पहला तो निकोटिनिक ही होगा सब में, और ये बाद में आगे जाकर के अल्फा बीटा रिसेप्टर पर काम करता है। एड्रेनर्जिक सिस्टम है सिंपैथेटिक, तो वो अल्फा बीटा पर पे ही काम करेगी मेजरली, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे पूछा है मस्कारिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में, इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही होगा बताना है आप लोगों ने। मस्कारिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, तो यहाँ पे देखो ये रिसेप्टर जो है आर लोकेटेड ओनली ऑन द पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेटेड इफेक्टर सेल। सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ही इनर्वेशन जहाँ पे वहीं पे ये मस्कारिनिक रिसेप्टर होते हैं क्या, ओनली बोला है ना। आगे क्या बोलता है, मीडिएट द रिस्पॉन्सेज बाय ओपनिंग एंड इंट्रिंसिक सोडियम चैनल। ये जो काम करता है वो इंट्रिंसिक आयन चैनल से काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, आर प्रेजेंट ऑन द वस्क्यूलर स्मूथ एंडोथेलियम विच हैज नो कोलिनर्जिक सप्लाई। यहाँ पे कोई कोलिनर्जिक इनर्वेशन नहीं होगा, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये बोलता है मस्कारिनिक रिसेप्टर, या फिर प्रीडोमिनेट इन द एटोनॉमिक गैंग्लिया। तो देखो हमने अभी तो एटोनॉमिक गैंग्लिया की बात करके, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो, सिम्पैथेटिक हो, कोलिनर्जिक हो, एड्रेनर्जिक हो, तो इसमें एन टाइप का जो रिसेप्टर होता है उसका काम होता है। यहाँ पे मस्कारिनिक का कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है ये इंट्रिंसिक आयन चैनल, देखो कोई भी मस्कारिनिक रिसेप्टर हो, M1 M2 M3 M4 M5, तो ये GPCR के टाइप के रिसेप्टर होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, ये ना कि इंट्रिंसिक आयन चैनल होते हैं। ये निकोटिनिक टाइप का जो होता है इंट्रिंसिक आयन चैनल होता है दोस्तों, ठीक है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। नेक्स्ट यहाँ पे बात करिए, ये ओनली बोल रहा है ना, ये ओनली नहीं है, ये और भी जगह पे प्रेजेंट होता है, जैसे दीज आर प्रेजेंट ऑन द वस्कुलर स्मूथ एंडोथेलियम। जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर जो एंडोथेलियम है, पहला लेयर, अंदर का पहला लेयर होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, लेकिन वहाँ पे कोई कोलिनर्जिक इनर्वेशन नहीं होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, और यहाँ से ऑप्शन सी सही करना है दोस्तों, ठीक है। नो मैटर ये पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेटेड इफेक्टर सेल्स में होते हैं, लेकिन ये ओनली बोला है, इसके लिए ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहता है, और आपको यूँ ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।